लोग अब्राहमिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या फिर जूडिज्म। उनमें से कुछ लोगों को थियरी ऑफ एवोल्यूशन से खासी नफरत होती है। उनके हिसाब से एवोल्यूशन सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। थियरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी एक साइंटिफिक थियरी है, मतलब किसी भी नेचुरल फिनोमेना का एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसको मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस और एक्सटेंसिव एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक्सेप्ट किया गया। ये बात ठीक है कि किसी भी थ्योरी को मल्टीपल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही माना जाता है, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कुछ डिफरेंसेस हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक वैल्यू कांस्टेंट है और दो वैल्यू वेरिएबल्स हैं, जबकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में टाइम भी कांस्टेंट नहीं है। एक एनवायरनमेंट में एफिशिएंटली सर्वाइव करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और इसी म्यूटेशन की वजह से एक प्रजाति ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एक दूसरी प्रजाति में ट्रांसफॉर्म होती है। तो अब कुछ सबूतों की बात करते हैं। नंबर 1, फॉसिल्स, जो कि एक बहुत ही क्लियर ट्रांजिशन दिखाता है कि किस तरह एक प्रजाति इवॉल्व हुई। एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अगर हम एवोल्यूशन को एक टाइमलाइन पर देखें तो हमें इंटरमिटेंट स्पीसीज के फॉसिल्स ज़्यादा मिलने चाहिए थे, ना कि प्री इवॉल्व्ड स्पीसीज के, क्योंकि इंटरमिटेंट स्पीसीज और हमारे बीच में टाइम गैप कंपैरेटिवली कम है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गन्स, मतलब हमारे शरीर के कुछ ऐसे पार्ट जो कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के लेफ्ट ओवर्स हैं और आज हमारे शरीर में इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आप कितना भी कुरान में मानिए, पर हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिर में जो टेल बोन है उसको बिना एवोल्यूशन के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर टेलबोन की बात करें तो पहली बात तो यही है कि उसका नाम टेलबोन ही है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। बाकी सारी चीज़ों की तरह ये नाम भी उसको इंसानों की तरफ से दिया गया है। सही बुखारी बुक 60 वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 457 में इसके बारे में बताया गया है कि इंसान के शरीर की सिर्फ यही हड्डी ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। कल क़यामत के दिन इंसान को इसी हड्डी से दोबारा जिंदा किया जाएगा। लेटर ऑन दिस फैक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट हैंस स्पीमैन। इसके अलावा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में एक गलती ये भी है कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद अपेंडिक्स को उसमें यूजलेस बताया गया है, जबकि अपेंडिक्स एक गुड बैक्टीरिया को होल्ड करता है जो हमारे गट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये लोग थियरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनकी किताबों में लिखी बातें गलत साबित हो जाएंगी, जिसके चलते इनके अल्लाह या फिर गॉड की एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठेंगे। और अगर खुदा निकल गया तो इसका मतलब इस्लाम गया। बी रैशनल और जो भी मुस्लिम्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में मानते हैं उनसे मेरा एक सवाल है। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सब चीज़ें एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, फिशेस एट्सेट्रा एक सेल से वजूद में आई हैं। तो एक स्टेज ऐसा आया होगा जब वो एक सेल डिवाइड होते 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 इस स्टेज पर आया होगा। उसने ये सोचा होगा कि मुझे दो डिफरेंट एनाटॉमीज़ बनानी है, एक रिप्रोडक्टिव स्पीसीज़ की जो कि आपस में कंपेटेबल हों, यानी कि एक मेल एनाटॉमी बनानी है और एक फीमेल एनाटॉमी बनानी है, तो उन्हें आपस में कंपैटिबल भी करना है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए उसके पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और इतनी इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्पीसीज़ के लिए होनी चाहिए, यानी कि उस सेल के अंदर दो दिमाग होने चाहिए, जो एक फीमेल एनाटॉमी को फॉर्म करेगा और एक मेल एनाटॉमी को फॉर्म करेगा। और बाकी सारी स्पीसीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस सेल में बाकी सारी स्पीसीज़ के इंटू 2 दिमाग होने चाहिए कि उसको हर स्पीसीज़ के 2 एनाटॉमीज़ बनानी है। तो अगर वो स्टेज था, और जैसा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में है कि इस दुनिया को 13 बिलियन ईयर्स हुए हैं बने हुए, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट उस एक सेल को इतनी इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगने चाहिए, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू द थ्योरी इटसेल्फ। सो हाउ कम दैट बी पॉसिबल?